हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट अंडर इनकम टैक्स। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है टैक्स। बेसिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आता है सबसे पहला टैक्स कि टैक्स सर होता क्या है, इसका यूज़ क्या है, गवर्नमेंट हमसे क्यों लेती है। देखिए, जैसे हमें अपना घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरह गवर्नमेंट को भी कंट्री को चलाने के लिए इनकम की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली टैक्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। और इस इनकम का गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है? वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इसको यूज़ करती है। जैसे कि आपका डिफेंस हो गया, आर्मी के ऊपर यूज़ करती है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे ब्रिज, रोड वगैरह, मेट्रो, ये सब कहाँ से कैसे बनता है? ये सब हमारे ही पैसों से बनता है, टैक्स पेयर के पैसों से बनता है। ठीक है। तो कंट्री को चलाने के लिए टैक्स की ज़रूरत होती है, इनकम की ज़रूरत होती है, और इनकम टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट करती है। अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए लॉ के अंदर ही गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट कर सकती है। ये नहीं कि अब कोई भी टैक्स है जो गवर्नमेंट हमसे कलेक्ट कर रही है उसके लिए कोई ना कोई लॉ होना चाहिए, अदरवाइज वो हमसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। जैसे कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसका एक्ट बना रखा है जिसका नाम है इनकम टैक्स एक्ट 1961। लॉ बना रखा है, एक्ट बना रखा है। विदाउट एक्ट गवर्नमेंट हमसे कोई टैक्स नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती सर? ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इसी वजह से कोई भी अगर टैक्स गवर्नमेंट को लेना है उस कंट्री में, तो उसके लिए लॉ होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए, अदरवाइज वो हमसे कलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। तो टैक्स का मतलब समझ गए हम कि जैसे हमारा इनकम होता है घर का, वैसे ही कंट्री को चलाने के लिए भी सरकार को इनकम की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो हमसे टैक्स कलेक्ट करके चलते हैं। टैक्स हमारा दो टाइप का होता है। टैक्स हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। तो दो टाइप के हमारे टैक्सेस होते हैं, पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। सर, दोनों में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल, एक एक करके समझते हैं दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। पहले डायरेक्ट टैक्स में नोट डाउन करते हैं। द बर्डन ऑफ टैक्स is borne by same person on whom it is levied। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि जिसके ऊपर टैक्स लगा है, जिसके ऊपर लेवी हुआ है टैक्स, अगर उसका बर्डन भी वही पर्सन बियर कर रहा है, उसका बर्डन भी वही पर्सन बियर कर रहा है, तो इस टाइप के जो भी टैक्सेस हैं उसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कि कोई टैक्स मेरे ऊपर लगा, मान लीजिए कोई टैक्स मेरे ऊपर लगा और उसका अल्टीमेट बर्डन भी मैं ही बियर कर रहा हूँ, उसका अल्टीमेट जो बर्डन है वो भी मैं ही बियर कर रहा हूँ, तो इस टाइप के केस को क्या बोलेंगे हम? डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इस टाइप के टैक्स को हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। जिसका बर्डन जिसका बर्डन कौन बियर कर रहा है? सेम पर्सन जिसके ऊपर ये लगा हुआ है, मेरे ऊपर लगा, और उसका पैसा भी मेरी ही जेब से जा रहा है, उसका पैसा भी मेरी जेब से ही जा रहा है, इस टाइप के टैक्स को हम बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ठीक है सर। इनकम टैक्स जो है हमारा वो डायरेक्ट टैक्स के नेचर का है। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स के नेचर का है। क्यों?
क्योंकि जिसके ऊपर लगता है उसका बर्डन भी वही बियर करता है। ठीक है, जिसकी इनकम उसी को उसके ऊपर टैक्स देना है। क्लियर? क्लियर सर। इनडायरेक्ट टैक्स समझते हैं। द बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू another person by person to whom it is levied। क्या मतलब हुआ? इनडायरेक्ट टैक्स में जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगा है वो क्या करता है, इसका बर्डन किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर देता है, किसी और पर्सन के ऊपर शिफ्ट कर देता है और उससे कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। क्या करता है? सामने वाली पार्टी से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। उसमें उसका कोई फायदा नहीं होता, बट टैक्स उसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन उसका बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देता है, किसी और के जेब से पैसा निकाल के गवर्नमेंट को देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, हम कोई भी सामान खरीदते हैं या कुछ भी खाते हैं, उसके ऊपर जीएसटी करके एक टैक्स आता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो लगा हुआ होता है। तो क्या हमने सिर्फ वो प्रोडक्ट ही खरीदा? नहीं, प्रोडक्ट के साथ हमने उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है उसका टैक्स भी हमारी जेब से ही गया। लगा किसके ऊपर? जो सेलर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पिज्जा शॉप है, पिज्जा शॉप है, वहां पे हम पिज्जा खाने गए। ठीक है, पिज्जा का प्राइस है 1000 रुपये। ठीक है, तो आप बिल देखेंगे जब उसका, अगर नहीं देखा अभी तक तो वैसे तो देख ही लिए होंगे आप लोग, तो उस पर 5% जीएसटी करके आता है बिल के ऊपर, और टोटल बिल हो जाता है हमारा 1050 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। तो क्या हम अब इसका पेमेंट कौन करेगा? हम लोग जो वहां पे पिज्जा खाने गए हैं। क्या टैक्स हमारे ऊपर लगा हुआ था? नहीं सर, टैक्स लगा हुआ था। लेवी किसके ऊपर हुआ था टैक्स? सर शॉप के ऊपर। लेवी किसके ऊपर हुआ था सर? जो शॉप है उसके ऊपर लेवी हुआ था। बट बर्डन कौन बियर कर रहा है? जो उस शॉप के कस्टमर है। बर्डन कौन बियर कर रहा है? जो उस शॉप के कस्टमर है, उनकी जेब से पैसा जा रहा है उसका, जीएसटी का। तो यहाँ पे शॉप वाले ने क्या किया? ठीक है, शॉप वाले ने क्या किया? हमसे पैसा लिया जीएसटी का। दो अ, इसमें जो कलेक्शन है उसका, इसमें दो पार्ट हैं। एक तो उसने पिज्जा का पैसा लिया 1000 रुपए, और दूसरा जीएसटी कलेक्ट किया। जो पिज्जा का है उसकी जेब में गया, लेकिन जो जीएसटी है वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो यहाँ पे जो शॉप है उसका क्या काम है? सिर्फ सिर्फ कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने का रोल आया यहाँ पे। उसका बर्डन उस शॉप के ऊपर नहीं पड़ रहा है। उसने अपना बर्डन हम पे शिफ्ट कर दिया, जो उसके कस्टमर है उनके ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इस टाइप के जो भी टैक्सेस है जिसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर देते हैं, उस टाइप के जी टैक्स को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। तो इस केस को और समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तीन पार्टी हैं, गवर्नमेंट, ये शॉप, पिज्जा शॉप, और ये हम कस्टमर,
शॉप के कस्टमर। ठीक है, हमने इसे पिज़्ज़ा ले लिया, हाँ सर। ठीक है, बिल आया हमारे पास जिसमें 1000 रुपये पिज़्ज़ा का प्राइस था। जीएसटी कितना था? 50 रुपये था सर। 1050। हमने इसको दे दिए शॉप वाले को। अब शॉप वाला क्या करेगा? 1000 रुपये अपनी इनकम में डाल देगा और 50 रुपये गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इनकम कितनी हुई? 1000, और 50 रुपये का उसने क्या किया? गवर्नमेंट को दे दिया। तो यहाँ पे जीएसटी लगा किसके ऊपर? शॉप के ऊपर, लेवी इसके ऊपर हुआ, लेकिन इसने जो 50 रुपये देने थे वो कस्टमर के ऊपर शिफ्ट कर दिया और कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे दिया। तो इस टाइप के टैक्स को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जहाँ पे हम बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। पावर टू लेवी टैक्सेस। The Constitution of India in Article 265 lay down that no tax shall be levied or collected except by authority of law। मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ कि कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसका एक्ट होना चाहिए। ठीक है, बिना एक्ट के गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है। आर्टिकल 265 अगर आप खोल के देखेंगे गूगल पे, आर्टिकल 265 सर्च करके ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको लिखा मिल जाएगा कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं होगा विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो हम गवर्नमेंट हमसे तभी टैक्स कलेक्ट कर सकती है जब उसका कोई लॉ बना हुआ हो। ठीक है, ठीक है सर। अब कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के लिस्ट दे रखे हैं हमारा। 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल आता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके अंदर आपका आर्टिकल 246 के अंदर 3 टाइप की लिस्ट दी गई है। उसमें बताया गया है कि किसकी क्या पावर है, किसकी क्या पावर है, उसके हिसाब से वो उस उन पर चीज़ों पे टैक्स लगा सकता है जिन जो उनके अंदर आती हैं। तो कौन कौन सी लिस्ट है? पहली है हमारी यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो हमारे टैक्सेस होते हैं 2 टाइप के होते हैं। एक आपका सेंट्रल टैक्स होता है, दूसरा स्टेट लेवल टैक्स होता है। तो किसके पास क्या पावर है, वो किसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, वो कहाँ पे बताई गई है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है, लिस्ट के अंदर। अगर वो लिस्ट में है मान, तो वो सिर्फ उन्हीं आइटम पे टैक्स लगा सकता है। अगर वो उनके लिस्ट में नहीं आ रहा है तो उस पर टैक्स नहीं लगा सकते। तो पहले लिस्ट को समझते हैं कि लिस्ट में क्या दे रखा है। तो जो हमारा 7 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 तरह की लिस्ट दी गई हुई है। पहली है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन द मैटर कंटेंट इन अ यूनियन लिस्ट। जो पहली लिस्ट है हमारी वो है यूनियन लिस्ट। उसमें जो भी मैटर्स हैं उसकी एक्सक्लूसिव पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उससे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं है, वो चाह के भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि आर्मी हो गई, आर्मी किसके अंदर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। ठीक है, ठीक है सर। स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर होती है उससे रिलेटेड कोई भी लॉ बनाने की। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रोल नहीं होता उनका। जैसे कि स्टेट पुलिस हो गई, स्टेट पुलिस हो गई, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। जो भी लॉ बनाना है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उनके रिगार्डिंग बनाएगा। ठीक है, ठीक है सर। कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है सर? इसमें क्या है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, कुछ कॉमन मैटर्स होते हैं जहाँ पे दोनों की जरूरत पड़ सकती है, दोनों के पास राइट होता है, दोनों मिलके इस पे लॉ बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज और डिवोर्स करके जो हम
टॉपिक है, मैटर है, वो उसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी है। दोनों इस मैरिज और डिवोर्स के ऊपर ये बना सकते हैं, क्या नाम है, लॉ बना सकते हैं, जितना उनके पास प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, तो तीन टाइप की लिस्ट होती है, यूनियन, स्टेट और कॉन्कर। यूनियन लिस्ट में किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। और कॉन्करेंट लिस्ट के में दोनों के पास पावर है लॉ बनाने का, जितना उनका मैटर है उसमें। ठीक है, ठीक है सर, चलिए अब आगे समझते हैं इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। दो चीजें होती है, एक लॉ होता है और एक एक्ट होता है। दोनों में से ब्रॉडर कौन सा होता है, कौन सा किसका पार्ट होता है? सीपीटी में आपको बताया गया होगा इसके बारे में, सीपीटी फाउंडेशन आप पढ़ के आए होंगे लॉ में। चलिए कोई बात नहीं। तो लॉ हमारा ब्रॉडर होता है, लॉ में एक्ट आ जाता है, उसके बाद जो भी रूल्स हैं, रूल्स प्लस नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन प्लस सर्कुलर प्लस केस लॉज, इन सबको मिला के हमारा लॉ बनता है। एक्ट लॉ का एक पार्ट है, तो कौन सा ब्रॉडर हुआ सर, लॉ ब्रॉडर हुआ। तो इन्हीं चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, केस लॉ। तो सबसे पहले आता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है, सिंपल सा है, किसके ऊपर लगेगा सर, जो पर्सन की इनकम है उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उसको इनकम टैक्स बोलेंगे। ठीक है, हाँ, ये हमारा पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, चाहे पर्सन जम्मू का हो या फिर कश्मीर का हो या कन्याकुमारी का हो, अगर इंडिया में है तो उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी सर। जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है 1 अप्रैल 1962 को इफेक्ट में आ गया था, 1 अप्रैल 1962 को इफेक्ट में आ गया था। इसमें टोटल 298 सेक्शन है, इनकम टैक्स में आपके 298 सेक्शन हैं, प्लस 14 शेड्यूल्स हैं, 14 शेड्यूल्स हैं। ठीक है जी सर। उसके बाद आता है इनकम टैक्स एक्ट के बाद आता है हमारा फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या होता है, हर साल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ कंट्री हमें टैक्स में कुछ ना कुछ चेंजेस करना होता है। जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो एग्जेम्पशन भी बढ़नी चाहिए, ठीक है, डिडक्शन बढ़नी चाहिए। तो हर साल जो हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बजट पास करती हैं, पार्लियामेंट में बजट पेश करती हैं, और उसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड, अदर टैक्सेस से रिलेटेड, अदर लॉ से रिलेटेड अमेंडमेंट्स होती हैं। तो वो अमेंडमेंट हर साल होती हैं आपकी। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फाइनेंस बिल इन अ पार्लियामेंट बजट सेशन। जब वो फाइनेंस बिल दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाता है और प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देती हैं, तो वो हमारा एक्ट बन जाता है। उसमें जो भी प्रोविजंस हैं वो अमेंडमेंट के तौर पे एक्ट में इंक्लूड हो जाते हैं। अमेंडमेंट्स आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर लॉ, टैक्स लॉ बाय द फाइनेंस एक्ट। ठीक है, तो कुछ अमेंडमेंट करना होता है साल में एक बार,
बजट के थ्रू इसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा इनकम टैक्स रूल 1962। अब रूल का क्या काम है सर? इनकम टैक्स एक्ट में बता दिया कि ये काम करना है। अब करना कैसे है, उसको करना कैसे है, मान लीजिए कोई कैलकुलेशन करनी हो, कैसे करेंगे, कोई प्रोसीजर है, वो सब कहाँ लिखा होता है? हमारा रूल्स के अंदर डिफाइन होता है। ठीक है। तो एक्ट हमारा बताता है कि ये प्रोविजन है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमारे रूल में लिखा रहता है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम। ठीक है। इसकी पावर किसके पास होती है? सीबीडीटी। सीबीटी सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एम्पावर्ड है इसके लिए, रूल बनाने के लिए। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर। सर्कुलर क्या होता है सर? सर्कुलर डिपार्टमेंट इंटरनल होता है। जो भी सर्कुलर होता है वो इंटरनल होता है। बेसिकली ये गाइडेंस के लिए इशू करता है डिपार्टमेंट, किसी पॉइंट पे या किसी कोई चीज समझ में नहीं आ रही है एक्ट में, तो उसके लिए वो सर्कुलर इशू करते हैं। जो सर्कुलर होते हैं जो सर्कुलर होते हैं वो डिपार्टमेंट बाउंड होता है कि वो सर्कुलर को मानना ही पड़ेगा। लेकिन जो एसएससी, अभी आगे देखेंगे डेफिनेशन क्या है। एसएससी मान लीजिए जिसको टैक्स पे करना है, तो मान लीजिए जो भी टैक्स पेयर है उसको अभी एसएससी मान के चलिए, तो एसएससी उस सर्कुलर से बाउंड नहीं है। वो चाहे तो उसका बेनिफिट ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। जो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल सर्कुलर होगा वो उसका बेनिफिट ले सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो भी सर्कुलर होते हैं डिपार्टमेंट उनको उनका वो मानना ही पड़ता है, लेकिन एसएससी के लिए वो जरूरी नहीं है। एसएससी के लिए वो जरूरी नहीं, वो चाहे तो मना भी कर सकता है। ठीक है। ठीक है सर। देन आता है हमारा नोटिफिकेशन। जो हमारा फाइनेंस एक्ट है उसमें पूरे साल का एक बार में अमेंडमेंट कर देते हैं। मान लीजिए मुझे ड्यूरिंग द ईयर कोई अमेंडमेंट करनी है लॉ में, ड्यूरिंग द ईयर लॉ में अमेंडमेंट करनी है। अब क्या करूं? अब मैं बजट पेश होने तक का वेट करूं जो कि फरवरी में होएगा? नहीं सर। तो क्या करेंगे इस केस में? गवर्नमेंट क्या करती है? नोटिफिकेशन इशू करती है। नोटिफिकेशन इशू करती है और नोटिफिकेशन में डेट लिखी होती है कि ये अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल होगा। अगर कोई डेट नहीं लिखी हुई कि कब से एप्लीकेबल होगा, तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी दिन से मान लेंगे कि वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो गया। ठीक है। नोटिफिकेशन जस्ट लाइक अ एक्ट है, जस्ट लाइक अन एक्ट है। एक्ट का ही पार्ट बन जाता है ये जब इशू होता है। ठीक है। ठीक है सर। नोटिफिकेशन आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव द प्रोविजन ऑफ एक्ट। और जो नोटिफिकेशन है वो दोनों के ऊपर बाउंड होता है। डिपार्टमेंट के ऊपर भी, एसएससी के भी ऊपर होता है। सर्कुलर में क्या था कि डिपार्टमेंट को तो मानना ही मानना है, एसएससी माने ना माने। लेकिन नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं है, चाहे डिपार्टमेंट हो या एसएससी है, दोनों को ही नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है वो मानना ही पड़ेगा। ठीक है। जी सर। उसके बाद आता है हमारा लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट। ये क्या चीज़ है सर? लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, जैसे कि हमें पता है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हर कंट्री में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है। हाँ सर। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर कोर्ट होता है। उसने जो डिसीजन दे दिया वो खुद में एक एक्ट बन जाता है, वो खुद में एक्ट बन जाता है। अब जो हमारा एक्ट बना है उसमें पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज कवर की जा पाए। कई जगह डाउट क्रिएट हो जाता है जहाँ पे दो दो मीनिंग निकल जाती है। तो उसके लिए एसएससी या डिपार्टमेंट लड़ते लड़ते हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया वो खुद में अपना एक लॉ बन जाता है। ठीक है। और पूरे
देश में एप्लीकेबल होता है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई लॉ वो कर दिया, डिसीजन दे दिया, तो वो खुद में एक लॉ बन जाएगा। किसी भी मैटर पे अगर उसने डिसीजन दी कि ये होना चाहिए, तो माना जाएगा कि वो लॉ का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। सेम डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, उनका जो रिलेटिव जुरिडिक्शन है, रिस्पेक्टिव जुरिडिक्शन है, वहां पे एप्लीकेबल होगा। मान लीजिए दिल्ली का कोई केस है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई केस लो पे डिसीजन दिया, तो उससे रिलेटेड जो भी केसेस चल रहे होंगे उतने दिल्ली के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे वो सब। ठीक है, ठीक है सर। तो जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपना डिसीजन देते हैं तो वो भी अपने आप में एक लॉ बन जाता है, ये भी हमारा लॉ का पार्ट बन जाता है। ठीक है, ठीक है सर। चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। अब कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए किसी भी एक्ट में, किसी भी एक्ट में टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसका चार्जिंग सेक्शन होना जरूरी है। विदाउट दैट हम कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते अगर चार्जिंग सेक्शन नहीं होगा। तो सेक्शन 4 इनकम टैक्स का बताता है, चार्जिंग सेक्शन है, वो बताता है कि जो इनकम टैक्स है किसके ऊपर लगेगा, पर्सन के इनकम के ऊपर लगेगा, कब लगेगा, किन केसेस में लगेगा, मतलब प्रोविजन के अकॉर्डिंगली चार्ज होएगा। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अब डिस्कस करेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम की। अब यहाँ पे हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इनकम टैक्स का कि हमें पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है। बेसिकली हमें इसमें इनकम टैक्स में टोटल इनकम कंप्यूट करनी है और उसके ऊपर टैक्स निकालना है। दो ही चीज़ें हैं इसमें। टोटल इनकम कितनी बनती है, क्या निकालना है, पर्सन की टोटल इनकम क्या है, और उसके ऊपर टैक्स कितना बनता है। बस एक्ट में यही दो चीज़ें हमें सिखाई जाएगी कि टोटल इनकम कितनी है और उसके ऊपर टैक्स कैसे निकालेंगे। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं हम कि क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी पर्सन का जिसका हमें टैक्स निकालना है, टोटल इनकम निकालना है, कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे कि उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से कुछ इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है नॉन रेसिडेंट्स के केस में, और रेसिडेंट्स के केस में दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अमेरिका से कोई टूरिस्ट आया इंडिया में घूमने के लिए। ठीक है, अमेरिका से कोई टूरिस्ट आया इंडिया में घूमने के लिए, और इनकम, वो बेचारा कहीं फ़ोटो खींच रहा है, घूम रहा है और फ़ोटो खींच सेल्फी ले रहा है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ पहुँच जाए और बोले कि लाओ टैक्स दो, जो अमेरिका में आपकी इनकम हुई है उसके ऊपर टैक्स दो। तो क्या करेगा वो टूरिस्ट, वापस चला जाएगा और फिर दोबारा नहीं आएगा। ठीक है। तो टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें, टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है कि नॉन रेसिडेंट है या फिर रेसिडेंट है। ठीक है। और दोनों के लिए, नॉन रेसिडेंट के केस में जो भी इनकम इंडिया से रिलेटेड है सिर्फ उसी पे ही टैक्स लगा सकते हैं हम। ये नहीं कि अमेरिका में उसकी कुछ इनकम है उसको भी लाके हम टैक्स लगा दें इंडिया में, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो एक बार जब रेसिडेंशियल स्टेटस हमें पता चल जाता है, देन जो भी इनकम है उसको हम क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट हेड ऑफ इनकम के अंदर। इनकम टैक्स के अंदर 5 हेड ऑफ इनकम दिए गए हैं। जो पहला है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है प्रॉफिट और गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा है कैपिटल गेन, और जो इन चारों में कवर नहीं हुआ वो हमारा लास्ट वाले में आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या है। सैलरी, अगर मैं किसी और के लिए एम्प्लॉयड हूँ किसी और के लिए, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। तो इस टाइप की जो भी इनकम होगी, सैलरी इनकम होगी, वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है सर।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके अंदर कौन सी इनकम आएगी? मान लीजिए मेरे पास कोई हाउस है, मैंने उसको रेंट पे दे रखा है, तो उससे जो भी इनकम मुझे आएगी वो मेरी किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होगी। ठीक है जी सर। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, अगर मेरी कोई बिजनेस है, मेरा कोई बिजनेस है या कोई प्रोफेशन है, उससे अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है या गेन हो रहा है, तो वो सब, वो सारी इनकम मुझे इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, ठीक है सर। कैपिटल गेन, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए मेरे पास एक घर है, मैं उसको सोल्ड करता हूँ। ठीक है, सोल्ड करके उसके ऊपर जितना प्रॉफिट हुआ वो किस किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन्स के अंदर। और जो भी इनकम इन चारों हेड के अंदर कवर नहीं हो पाई, ना वो सैलरी में आ पाई, ना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आ पाई, ना प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आ पाई, ना ही कैपिटल गेन के अंदर आ पाई, वो आएगी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंदर। जो इन चारों के अंदर नहीं आ पाई, ना इसके अंदर आई, ना इसके अंदर आई, ना इसके अंदर आई, ना इसके अंदर आई, वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, वो कौन सा हेड में जाएगा? सैलरी की इनकम है? नहीं सर। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं सर। बिजनेस की इनकम है? नहीं सर। कैपिटल गेन है? नहीं सर। तो वो आएगी हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो ये 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो हम पर्सन की जो इनकम है उन इन हेड्स के अंदर कंप्यूट करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था? रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। दूसरा, जो उसकी इनकम है, जो उसकी इनकम है उसको हम इनकम टैक्स के अंदर जो 5 हेड ऑफ इनकम दे रखे हैं उसके अंदर क्लासिफाई करेंगे कि किसके अंदर जा रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल सर। देन कंप्यूट करने के बाद हर हेड ऑफ इनकम में कुछ एग्जेम्पशन होती है, डिडक्शन होती है, वो करके हम निकाल लेंगे। जैसे सैलरी के अंदर कोई एग्जेम्पशन मिली, डिडक्शन मिली, वो माइनस करने के बाद, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई डिडक्शन है वो माइनस करने के बाद, सेम पीजीबीपी, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर करने के बाद हम क्या करेंगे? फिर उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे क्लबिंग प्रोविजन। क्लबिंग प्रोविजन ये क्या है सर? क्लबिंग में क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक घर है। अच्छा सर, हाँ। तो उसे उस पर मुझे रेंटल इनकम आ रही है, रेंट मिल रहा है मुझे हर हर महीने। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको अपनी जो मेरी बेटी है उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि माइनर है अभी, उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया, ताकि जो उससे रेंटल इनकम है वो मेरे में ऐड ना होके उसके नाम पे ऐड होए, उसके हैंड में ऐड हुए। बट अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी इनकम को, बेसिकली इनकम तो मेरी ही है, वो बच्चा क्या करेगा? जो छोटा बच्चा है वो क्या करेगा? उसका कुछ नहीं करेगा, आना तो मेरे पास ही है। तो इस टाइप के क्लबिंग प्रोविजन दे रखे हैं इनकम टैक्स में कि इन इन केसेस में अगर आपने इस टाइप के ट्रांजेक्शन किए हैं तो इनकम आप ही की मानी जाएगी, आप चाहे जो भी ट्रांसफ़र कर लो, इनकम आपकी ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे भी जो मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी अपनी बेटी को, जो कि माइनर है अभी, ठीक है, ठीक है, तो उस जो उससे जो इनकम आ रही है वो मेरे ही हैंड में क्लब किया जाएगा, मेरे ही हैंड में ऐड किया जाएगा। ठीक है, मेरी ही इनकम में उसको ऐड किया जाएगा। ठीक है सर। देन क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई करने के बाद, अब ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है उसमें एक में प्रॉफिट आ रहा है, एक में लॉस आ रहा है, तो इसके भी प्रोविजन इनकम टैक्स के अंदर दे रखे हैं कि किस हेड की इनकम किससे सेट ऑफ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, एक में मान लीजिए गेन है, एक में लॉस है, तो वो सेट ऑफ हो सकता है।
तो उसके लिए भी प्रोविजन दे रखे हैं कि किस इनकम को किसके साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, कहाँ तक सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का कुछ अगर लॉस बच गया है, मान लीजिए सेट ऑफ होने के बाद भी इस साल कुछ बच गया, तो उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कब तक करेंगे वो सब बताएगा। पिछले साल अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ तक करने के बाद हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। उसके बाद अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो उसकी हमें डिडक्शन मिल जाती है। वो डिडक्शंस माइनस करने के बाद यहाँ तक ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। उसके बाद उसमें से डिडक्शन लेस करने के बाद जो इनकम आएगी वो कहलाती है हमारी टोटल इनकम। और इसी के ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। चलिए चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि अभी रिक्वायरमेंट है फर्दर आगे समझने के लिए कि इनकम टैक्स में है क्या। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो इसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है हमारी, वो आती है पर्सन की, कि पर्सन क्या है। अब डेफिनेशन हमारी दो टाइप की होती है, लॉ में आपको बताया ही गया होगा। दो टाइप की हमारी डेफिनेशन होती हैं लॉ के अंदर। एक होती है आपकी इंक्लूसिव इंक्लूसिव डेफिनेशन और दूसरी होती है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। दोनों में सर डिफरेंस क्या है? इंक्लूसिव में जो डेफिनेशन दी गई होती है उसके अलावा भी कोई पॉइंट उसमें आ सकता है, जो दिया गया है उसके अलावा भी कोई पॉइंट उसमें आ सकता है। एक्सक्लूसिव में जो दे रखा है उसके अलावा कोई और चीज उसमें नहीं आ सकती। जो जो पॉइंट दे रखे हैं अगर उसमें वो फॉल करता है तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर सिमिलर नेचर का कोई और वैसा आइटम मिल जाता है तो वो भी इसमें फॉल कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब, इस डेफिनेशन का मतलब होता है ये तो है ही, इसके अलावा भी अगर सिमिलर नेचर का कोई आइटम है तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको सर पहचानेंगे कैसे? पहचानने का सबसे आसान तरीका है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन इंक्लूड्स मतलब पर्सन में ये इंक्लूड है पर्सन की डेफिनेशन में। इसके अलावा भी अगर कुछ इनके जैसा हुआ तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो ये किस टाइप की डेफिनेशन है सर? ये हमारा इंक्लूसिव टाइप ऑफ डेफिनेशन। वेरी गुड। दूसरा होता है एक्सक्लूसिव, जैसे कि यहां पे दे रखा है मीन्स। मीन्स मतलब असेसी के डेफिनेशन में जो मीन्स दे रखा है, जो दे रखा है पॉइंट, उसके अलावा कोई और चीज इसमें फॉल नहीं कर सकती। अगर ये चीजें, इन चीजों में वो फॉल कर रहा है तो ठीक है, वो एसएससी की डेफिनेशन में आ जाएगा। अगर फॉल नहीं कर रहा है तो वो उसमें एसएससी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक्सक्लूसिव डेफिनेशन के अंदर। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो अब डेफिनेशंस को आगे फर्दर हम समझते हैं। पर्सन, जो सबसे पहले डेफिनेशन है पर्सन, वो क्या बोलता है इनकम टैक्स में? इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फर्म इंक्लूडिंग LLPs, कंपनीज, लोकल अथॉरिटी and every artificial juridical person not falling within any of preceding clauses, sub clauses। जो हमारा पर्सन की डेफिनेशन है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े हैं सर? ये हमारा जो 11th और 12th क्लास में था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आता था। उसमें बताया जाता था कि हम बिजनेस के कितने फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कर सकते हैं, कंपनी बना सकते हैं, HUF होता था,
तो ऑलरेडी हम इनको 12th में पढ़ चुके हैं, बट अभी हम इनकम टैक्स के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो एक बार दोबारा से कि क्या होता है उस टाइम पे, हमें शायद उतना आइडिया नहीं हो, उस टाइम हम छोटे भी थे, तो दोबारा से एक बार समझते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। ठीक है जी सर। तो सबसे पहले जो इसमें है पर्सन में, वो आता है इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स मतलब हो गया सर ह्यूमन बींग्स, हम लोग, मैं आप, मतलब ह्यूमन जितने भी हैं ह्यूमन बीइंग, वो इसके डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे, ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी सर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये पढ़ा है आपने बिजनेस स्टडी में, पूरा इसके ऊपर एक चैप्टर, मतलब चैप्टर का पार्ट था, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होता था कि कैसे एचयूएफ बनती है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम समझते हैं एचयूएफ कैसे बनती है। मिस्टर ए है, ठीक है, ठीक है सर, उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, मिसिस एक्स के साथ शादी हो गई, ठीक है, बिल्कुल सर। क्या ये एचयूएफ है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है? नहीं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली तब बनती है जब इनके यहाँ पे कोई बेबी आएगा, चाहे वो सन हो और डॉटर हो, ठीक है, सन हो या डॉटर हो। मान लीजिए बेबी आ जाता है, उसके बाद जैसे ही बेबी आएगा, इनकी अपनी एक एचओएफ बन जाएगी, मिस्टर ए की अपनी एचओएफ बन जाएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो एचओएफ कब फॉर्म होती है? जब बेबी आता है, चाहे वो सन हो या डॉटर हो। अब इसमें जो हेड ऑफ फैमिली होता है, हेड ऑफ फैमिली होता है, उसको हम बोलते हैं कर्ता, और जो बाकी होते हैं वो उनको बोलते हैं हम मेंबर्स, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ। जो हेड ऑफ फैमिली होता है एचयूएफ में, उसको बोलते हैं कर्ता, और जो मेंबर्स होते हैं उस फैमिली के बाकी जो मेंबर्स हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें मान लीजिए, सॉरी, एक और एग्जांपल लेते हैं इसका कि ऑपरेट कैसे करता है। मिस्टर ए है, ठीक है सर, ठीक है जी सर, इनकी वाइफ है, एक सन है और एक डॉटर है। ठीक है, तो ये कर्ता हो गए और ये मेंबर्स हो गए, है ना जी सर। अब इसमें राइट किस किस का है? राइट किस किस का है? जो प्रॉपर्टी में राइट किन किन का है? राइट है मिस्टर ए का, उसके सन का और डॉटर का। वाइफ का एचयूएफ में कोई राइट नहीं होता। क्यों? क्यों सर, क्यों नहीं होता? क्योंकि एचयूएफ का तो पार्ट है लेकिन राइट नहीं होता। इनका राइट है अपने फादर की एचयूएफ में, जो इनके फादर की एचयूएफ होगी उसमें पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर वैसे तो पूछेंगे नहीं, हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, अगर मान लीजिए पूछते हैं कि एचयूएफ में एमसीक्यू क्वेश्चन में अगर पूछ लेते हैं कि किसके पास राइट नहीं होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो वाइफ होती है वो पार्ट एचयूएफ का की मेंबर तो होती है, लेकिन प्रॉपर्टी में उनका कोई राइट नहीं होता। उनका राइट होता है अपने फादर के एचयूएफ में। पहले क्या होता था, पहले के टाइम पे सिर्फ बेटों का ही राइट होता था, बट इसको अमेंड करके बेटियों का भी उसमें इक्वल राइट दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, दोनों को इक्वल राइट देके। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें दो टाइप ऑफ क्लासेस चलती है, मतलब दो टाइप के मैथोलॉजी फॉलो करते हैं लोग एचओएफ में भी। एक
आपका वेस्ट बंगाल और असम में होता है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया फॉलो किया जाता है। दो टाइप की मैथोलॉजी चलती है इसमें। एक आपका दया बघा करके है और दूसरा है मितिक्षरा। इसमें बोला गया है, ये चलता है आपका वेस्ट बंगाल एंड आसाम में, और ये चलता है आपका रेस्ट ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया है जो ये मैथोलॉजी है, इसमें बोला जाता है इस टाइप के एचओएफ में कि जो सन है या डॉटर है, उनको राइट इन प्रॉपर्टी तब तक नहीं मिलेगी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी तब तक नहीं मिलेगी जब तक उनके जो फादर हैं वो अलाइव है। ठीक है, उनको उनका प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है जब तक उनके फादर अलाइव है। बट रेस्ट ऑफ इंडिया में जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का, वैसे ही उसका राइट आ जाता है प्रॉपर्टी में। क्लियर है? एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट नॉलेज के लिए आपको बता दिया मैंने। ठीक है जी सर। तो एच हो गया हमारा। बिल्कुल सर। जी चलिए। उसके बाद आता है हमारा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी फिलहाल के लिए हम इसको होल्ड पे रखते हैं, पहले हम बाकी का डिस्कस कर लेंगे। पहले हम बाकी डिस्कस करके उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे, अभी होल्ड पे रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, जो कि हम ऑलरेडी अकाउंट्स में भी उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर। ठीक है, इसमें पार्टनर्स एक साथ मिलके कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सारे ही सारे काम करते हैं, या उनमें के बिहाफ पे कोई एक पर्सन काम करता है। ठीक है, इसमें पार्टनरशिप डीड बना के फिर फर्दर बिजनेस कंटिन्यू करते हैं। तो जो इस फॉर्म में जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड है। उसके अलावा जो लिमिटेड लेबिलिटी पार्टनरशिप करके एक नया कॉन्सेप्ट आया पार्टनरशिप फॉर्म में, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होएगा। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म, नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म और लिमिटेड लेबिलिटी पार्टनरशिप में? देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, जो पार्टनर्स की लेबिलिटी है, इन केस अगर ज़्यादा लॉस हो गया तो अनलिमिटेड लेबिलिटी होती है उनकी। अगर कहीं से कुछ नहीं मिला तो घर से भी सामान उठा के ले जा सकते हैं। अगर हम क्रेडिटर का पेमेंट नहीं कर पाते तो पार्टनर से के घर से भी सामान उठा के वो ले जा सकते हैं। बट लिमिटेड लेबिलिटी पार्टनरशिप में उनका जो लेबिलिटी होती है वो लिमिटेड कर दिया गया है। जित बिजनेस में जितना पैसा लगा हुआ है सिर्फ आप वहीं तक ही रिकवर कर सकते हैं, उसके बाद रिकवर नहीं कर सकते हैं इन केस अगर वो लॉस कर जाते हैं तो। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आता है हमारा कंपनीज। कंपनीज में हमारा डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी और कंपनी आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंपनी, दोनों ही कवर होता है इसमें। डोमेस्ट डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, दोनों कंपनी को कवर कर लिया गया है इसमें। उसके बाद आता है हमारा लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी क्या होता है सर? जैसे हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, एमसीडी, ये सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, ओके सर। उसके बाद जो इन सब में कहीं फॉल नहीं कर पाया, कहीं भी फॉल नहीं कर पाया, वो इसमें चला जाएगा आपका आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इसमें कैसे आ जाएंगी सर? जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, वो आ जाएंगी। जो हमारे टेम्पल्स हैं,
चर्च है, ये सब मस्जिद वगैरह ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था हमारा पर्सन का डेफिनेशन। तो जो हमारा पर्सन का डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, जो यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा भी अगर सिमिलर नेचर का कोई और मिलता है हमें, कोई और लगता है कि इसमें आ सकता है सिमिलर नेचर का, तो वो भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। ठीक है जी सर। नेक्स्ट है हमारा असेसी। असेसी, असेसी क्या है सर? देखिए, असेसी का सिंपल मीनिंग आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता है टैक्स पेयर। ठीक है, असेसी का मतलब है जिसमें को इनकम टैक्स में कुछ लेना है या कुछ मिल रहा है, मतलब उसको टैक्स देना है या उसको रिफंड लेना है, या उसके अगेंस्ट कोई केस कर दिया गया है, इनकम टैक्स ने उसका केस लगा रखा है। ठीक है, उस टाइप के जो भी पर्सन है उनको हम बोलेंगे असेसी। ठीक है, ठीक है सर। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट होती है मीन्स से, मतलब जो यहाँ पे दिया गया है इसके अलावा कोई और डेफिनेशन नहीं हो सकती। जो इस अगर वो पर्सन इसमें फॉल कर रहा है तो वो एसएससी बन जाएगा, अदरवाइज वो एसएससी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। एसएससी मीन्स अ पर्सन। पर्सन कौन हो सकते हैं सर? इनमें से कोई से भी हो सकते हैं। वाई वूम इनकम टैक्स और एनी सम ऑफ मनी is payable under this act. Assessee means a person by whom income tax or any other sum of money is payable under this act. कहने का मतलब है कि असेसी वो पर्सन है जिसके द्वारा इस एक्ट के अंदर कोई इनकम टैक्स देना है गवर्नमेंट को, या कुछ भी देना है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, तो वो असेसी के डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। एंड इंक्लूड्स, उसके अलावा एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट of whom any proceeding under this act has been taken for assessment. assessment क्या होता है सर? चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे स्कूल टाइम पे डेज वाइज ड्रेसेस होती थी। मंडे को ये ड्रेस पहन के जाना है, ट्यूसडे को ये पहन के जाना है, वेडनेसडे को ये पहन के जाना है। तो सब बच्चे अकॉर्डिंगली अपना अपना ड्रेस उस हिसाब से पहन के जाते थे। बट कई बार क्या होता था हमारे स्कूल में एकदम से सरप्राइज चेकिंग हो जाती थी कि जिन बच्चों ने उस दिन का ड्रेस नहीं पहना उनको अलग करके फिर फाइन लगा देते हैं उनके ऊपर। सेम इनकम टैक्स में भी है। इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं कि आप अपने बेसिस पे रिटर्न फाइल कीजिए। आप आपको जितना आपका इनकम है, आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पे आप रिटर्न फाइल कीजिए। इनकम टैक्स वाले मान लेते हैं सब ठीक है, बट उसमें से 1 या 2% को वो सेलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या इसने अपनी रिटर्न सही भरी है कि नहीं भरी है, इसने अपनी इनकम छुपाई तो नहीं, इसने अपनी इनकम सारी इनकम सही से दिखाई है या नहीं दिखाई है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सॉफ्टवेयर है, एक सिस्टम है जो कि केसेस पकड़ता है। उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, उनके रिटर्न उठा के फिर उनको नोटिस भेजते हैं कि आपने रिटर्न फाइल करी है, उसके बेसिस हमें दीजिए कि किस बेसिस पे आपने इतनी इनकम दिखाई है। ठीक है, तो जो हमारा असेसमेंट वाला पार्ट है ये हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं है, ये फाइनल लेवल पे डिस्कस होता है, हमारे पार्ट में नहीं है। बट एक ओवरव्यू दे दिया आपको कि इनकम टैक्स में इस टाइप का जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसके केसेस भी लगते हैं। फिर हम वो नोटिस देंगे, हम फिर उनका रिप्लाई देना होता है। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो हम पे डिमांड लगा देते हैं कि आपको इतना टैक्स जमा करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो वो सारे प्रोसीजर हमारा सीए फाइनल लेवल पे डिस्कस होता है, हमारे सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। देन उसके बाद आता है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एसएससी। इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजन आएंगे जहाँ पे एसएससी को डीम्ड मान लिया जाएगा कि हाँ ये एसएससी है, तो वो भी इसमें एसएससी के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर है जी सर। उसके बाद एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी असेसिन इन डिफॉल्ट। अगर कोई असेसी इन डिफॉल्ट बन गया तो वो भी असेसी बन जाता है। असेसी इन डिफॉल्ट जब हम आगे पढ़ेंगे
तो देखेंगे कौन होते हैं असेसी इन डिफॉल्ट। ठीक है, तो असेसी कौन होता है? जिसको कोई टैक्स पे करना है या कोई और सम ऑफ मनी पे करना है इस एक्ट के अंदर, जिसके अगेंस्ट कोई असेसमेंट चल रही हो, जिसको डीम्ड असेसी मान लिया गया हो, या फिर जिसको असेसिन डिफॉल्ट डीम्ड असेसिन डिफॉल्ट मान लिया गया है। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए अब आगे आगे चलते हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, प्रीवियस ईयर का और असेसमेंट ईयर का। सारा का सारा इनकम टैक्स इसी के ऊपर बेस्ड है, इन प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। कौन से ईयर की हमें इनकम कैलकुलेट करनी है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। खैर कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझते हैं। पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, अब फिर देखते हैं कि क्या समझ में आया हमें। ठीक है? ठीक है सर, चलिए। प्रीवियस ईयर। Previous year is the year in which income was earned by a person. It means the financial year immediately preceding the assessment year. The income earned during the previous year is taxable in a assessment year. It can be less than 12 months. क्या समझ में आया पढ़ के आपको? सर पढ़ के ये समझ में आया कि जिस ईयर में पर्सन ने इनकम अर्न करी उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और असेसमेंट ईयर से पहले वाला जो ईयर होता है, प्रीसीडिंग ईयर होता है, उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। ये भी ठीक है। और प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने से कम हो सकता है। ये क्या है सर? अभी समझेंगे। अभी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर समझेंगे कि होता क्या है। असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल। ठीक है। The year in which income is earned is a previous year and such income is taxable in the immediately highlight कर लेंगे following year in which following year which is the assessment year। ठीक है। इनकम अर्न इन अ प्रीवियस ईयर 22-23 इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर 24-25। क्या चीज है सर? समझाओ। चलिए समझते हैं। 2 ईयर है हमारे पास, 23-24, 2023-24 और 2024-25। मान लीजिए किसी पर्सन ने, मिस्टर ए है, ठीक है, यहाँ पे इनकम अर्न करी, इनको सैलरी मिली। सैलरी छोड़िए, बिजनेस का ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ इनकम हुई इनकी, मान लीजिए 10 लाख रुपए बिजनेस से इनकम हुई। ठीक है? ठीक है सर। यहाँ पे इनकम अर्न करी। हाँ सर। तो एज पर डेफिनेशन ये क्या बन गया हमारा? प्रीवियस ईयर। इसको हम डिनोट करेंगे पीवाई से। ठीक है। जिस ईयर में हमारा इनकम हुआ है वो हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। अब हमें कब पता चलेगा कि इस साल में कितनी इनकम हुई हमारी? हमें कब पता चलेगा? ड्यूरिंग द ईयर पता चल जाएगा? नहीं सर। ड्यूरिंग द ईयर पता चलेगा मार्च में? नहीं सर, नहीं पता चलेगा। जब हमारा पूरा का पूरा साल खत्म हो जाएगा उसके बाद ही तो हम पता कर पाएंगे कि हमारी इस साल में इनकम कितनी हुई। 1 अप्रैल को ही कर पाएंगे, नेक्स्ट ईयर के 1 अप्रैल को ही कर पाएंगे, जब हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो जाएंगी। उससे पहले तो कर नहीं पाएंगे। उसके बाद 2-3 महीने लग जाए वो बात अलग है, बट 1 अप्रैल से पहले तो हम पता नहीं कर पाएंगे कि इस ईयर में हमारी कितनी इनकम हुई। क्या? बिल्कुल सर। तो इस इनकम को एसेस कब कर पाएंगे हम कि कितनी इनकम हुई? सर नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर में। दैट्स वाई इसी को हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर।
और वो इनकम टैक्सेबल होती है हमारी नेक्स्ट ईयर में। जो इनकम हमारी 23-24 में हुई वो जाके हमारी टैक्सेबल कब होएगी? जब हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी इनकम हुई। वो पता कब चलेगा? नेक्स्ट ईयर में जाके। तो जो नेक्स्ट ईयर होता है हमारा 24-25, वो हमारा बन जाएगा क्या? असेसमेंट ईयर, जिसमें हम जाके असेस करेंगे कि हमारी 23-24 में पिछले साल की इनकम कितनी हुई है। ठीक है, समझ में आया? तो प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिसमें हमने कोई इनकम अर्न करी है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसमें हमने एसेस किया कि प्रीवियस ईयर की इनकम कितनी है और असेसमेंट ईयर में उतनी टैक्सेबल हो जाएगी, उसके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। ठीक है, जो असेसमेंट ईयर होता है वो हमेशा इमिजिएटली नेक्स्ट ईयर होता है। जैसे 23-24 का 24-25, 23-24 का क्या हो गया? 24-25। 24-25 का क्या हो जाएगा? 25-26। 26-27 का क्या हो जाएगा? 27-28। ठीक है, इमिजिएटली नेक्स्ट ईयर होता है हमारा असेसमेंट ईयर। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे आता है हमारा एक और क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स। कैसे सर? मान लीजिए मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने अपना बिजनेस, ये हमारा 1 अप्रैल है और ये 31 मार्च है। ठीक है, ठीक है, उन्होंने अपना बिजनेस 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया। जरूरी थोड़ी है कि 1 अप्रैल से ही हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे या 1 तारीख से ही हमारी इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सर, ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकता है। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी है कि जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो 12 महीने से कम हो सकता है। तो इस केस में हमारा प्रीवियस ईयर क्या बन जाएगा? 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च हमारा प्रीवियस ईयर बन जाएगा, जब से उसने इनकम आनी स्टार्ट हुई। क्लियर है? बिल्कुल सर। क्या असेसमेंट ईयर 12 से छोटा हो सकता है? 12 मंथ से छोटा हो सकता है? नहीं, असेसमेंट ईयर कभी भी 12 महीने से छोटा नहीं होगा। ये हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होएगा और 31 मार्च पे एंड होएगा। ये 12 महीने से कम नहीं हो सकता, लेकिन प्रीवियस ईयर हमारा 12 महीने से कम हो सकता है। ठीक है, ठीक है सर, चलिए। तो हमारा जनरल रूल क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स ले लेते हैं पर्सन से, असेसी से। ठीक है, कौन कौन से एक्सेप्शन है उसको अभी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। चलिए। सर्टेन केसेस व्हेन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी assessed इन अ प्रीवियस ईयर इटसेल्फ। वैसे तो नॉर्मल रूल क्या कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम कब टैक्सेबल होगी? नेक्स्ट ईयर में, असेसमेंट ईयर में। लेकिन कई केसेस हैं जहां पे उसका टैक्स हम प्रीवियस ईयर में ही ले लेते हैं। ठीक है, केसेस समझते हैं कौन कौन से हैं। जनरल रूल है इनकम ऑफ प्रीवियस इज असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर। लेकिन इसके एक्सेप्शन अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट्स। शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, क्या लॉजिक हो सकता है? क्या लॉजिक हो सकता है? ये हमारा इंडिया है, ये यहाँ से शिप जाने वाला है, पोर्ट पे खड़ा है, ये जाने वाला है शिप। इनकम टैक्स वाले पहुंच गए इसके पास, कहा कि भाई ये अपना टैक्स दो।
और बोलता है सर अभी जाने दो, मैं बाद में आके आपका टैक्स, यहाँ पे माल पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे सामान उतार के फिर मैं आपका टैक्स आके पे कर दूंगा। इनकम टैक्स वाले मान जाएंगे? नहीं मानेंगे सर। एक बार अगर वो शिप इंडिया से चला गया, नॉन रेसिडेंट वैसी है वो, शिप लेके चला गया, तो क्या हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल होगा? इनकम टैक्स वाले उसको, उससे टैक्स वसूल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो एक बार वो पोर्ट से निकल गया शिप, तो हमारा कंट्रोल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का कंट्रोल उस पे से खत्म हो जाएगा। इसीलिए बोला गया है कि शिपिंग बिजनेस की कोई इनकम है नॉन रेसिडेंट की, तो उस केस में उसको शिप अपना ले जाने से पहले, शिप पोर्ट से हटाने से पहले टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर किसी और पर्सन को, एजेंट को लगाना पड़े, मतलब इस टाइप का अरेंजमेंट करना पड़ेगा उसको कि टैक्स पे हो जाए, और इनकम टैक्स वाले सेटिस्फाई होंगे तभी उसका शिप जाने देंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट था शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। इस केस में जो भी प्रीवियस ईयर की इनकम है, प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है सर। सेकंड है पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। अब मान लीजिए मैं हूं, मेरी इनकम हुई, अब मैं इंडिया को छोड़ के जा रहा हूँ कहीं किसी और कंट्री में हमेशा के लिए, और इनकम टैक्स वालों को बोलता हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर आके टैक्स जमा करके चला जाऊंगा। क्या इनकम टैक्स वाले जाने देंगे मुझे? नहीं जाने देंगे। बोलेंगे अपना टैक्स दो फिर जाओ, अपना टैक्स दो, देन आप जा सकते हो। क्योंकि एक बार मैं चला गया इंडिया के बाहर तो मेरे पे से उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। एक बार इंडिया से बाहर मैं चला गया तो मेरा कंट्रोल खत्म हो जाएगा उनके ऊपर। ठीक है, मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। इसीलिए आप जब भी देखोगे तो जिन पर्सन्स को जाना होता है उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भी मांगते हैं फॉरेन के लिए। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं भाई उन्होंने, उसने पूरा अपना टैक्स जमा किया है कि नहीं किया है। जो पर्सन परमानेंटली जा रहा है वो क्यों क्यों नेक्स्ट ईयर आके पैसा जमा करेगा? क्या जरूरत है उसको? एक बार चला गया, बात बात खत्म। तो रेवेन्यू का लॉस ना हो इसीलिए ये प्रोविजन बनाया गया। तो इस केस में प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। मान लीजिए ये आपका अप्रैल 23 है, ये मार्च 31 मार्च 24, अभी हम यहाँ पे हैं जनवरी में, जनवरी 24। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मेरी यहाँ तक की कुछ इनकम हुई। अब मैं, मुझे इंडिया से बाहर जाना है हमेशा के लिए, इंडिया से बाहर जाना है हमेशा के लिए, और मैं इनकम टैक्स वालों को बोलता हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर आके आपका टैक्स जमा कर दूंगा। क्या वो मानेंगे? नहीं, नहीं मानेंगे। वो बोलते हैं आपका जितना भी यहाँ से यहाँ तक का टैक्स बनता है, जितनी भी इनकम है, आप इसी साल में टैक्स उस पर जमा करो और जाओ, टैक्स पे करो और जाओ। जब तक टैक्स पे नहीं करेंगे तब तक वो जाने नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है सर। यूपी बीओआई। ओहो, एक पॉइंट हमारा रह गया था इसमें, चलिए यही डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। ईओपी बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जो हमारी पर्सन के डेफिनेशन हमने जो पढ़ी थी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फार्म, अगर वो आपस में मिलके कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, आपस में ज्वाइंट कर होके कोई ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई वर्क के लिए। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसने किसी कंपनी के साथ मिलके
कोई काम स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस टाइप के जो एसोसिएशन है हम उनको बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सेम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में होता है, सेम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में होता है। जब एक से ज़्यादा इंडिविजुअल एक साथ किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए वर्क करें और जब जॉब खत्म हो जाए तो अलग हो जाए, उस टाइप के जो भी एसोसिएशन है उनको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ उसके बाद थर्ड पॉइंट अब डिस्कस कर लेते हैं। एओपी बीओआई आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन इज फॉर्म्ड और स्टेबलाइज फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज। दो तीन पर्सन ने, एक एचयूएफ ने, एक पार्टनरशिप फर्म, एक कंपनी ने मिलके एक वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक एसोसिएशन बनाया, पार्टिकुलर इवेंट के लिए, पार्टिकुलर वर्क के लिए, पार्टिकुलर पर्पस के लिए, और वो काम होते ही फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लग रहा है कि ये हो सकता है कि जब काम पूरा हो जाएगा तो काम पूरा होने के बाद टैक्स नहीं देंगे, तो वो क्या करेंगे, जाएंगे उनके पास और बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर की इनकम आप प्रीवियस ईयर में ही पे करो, प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करो। ठीक है, क्योंकि एक बार इवेंट खत्म हो गया, सब अपने अलग अलग चले जाएंगे, इनकम टैक्स किसको ढूंढता रहेगा। ग्रुप में पकड़ना आसान होता है, अलग अलग हो जाएंगे तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ठीक है सर। देन पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चला कि एक पर्सन है जो कि अपनी इनकम टैक्स लेबिलिटी को कम करने के लिए एसेट ट्रांसफर करने के चक्कर में लगा हुआ है। वो फिर क्या करेंगे, उस पर्सन के पास जाएंगे और उसकी इनकम पे, जो उसकी इनकम बन रही है जिसकी वजह से वो टैक्स अवॉइड करना चाहता है, ठीक है, उसकी इनकम को उसी के हैंड में ऐड करके टैक्सेबल कर देंगे उसी साल में, प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर में ही। ठीक है, ठीक है सर। देन डिसकंटिन्यूड बिजनेस, ये क्या है सर। मान लीजिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा है तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को नेक्स्ट ईयर तक वेट करना चाहिए? नहीं, वो तुरंत पहुंच जाते हैं, बोलेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना है। क्यों? क्योंकि एक बार आपका बिजनेस बंद हो गया है तो इनकम टैक्स वाले कहाँ ढूंढते रहेंगे कि टैक्स दो, तो उस पर्सन को कहाँ ढूंढते रहेंगे, मुश्किल हो जाता है थोड़ा। इसीलिए इसीलिए ये एक्सेप्शन बनाए गए। आप देखेंगे इनका लॉजिक बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे रिस्क है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि यहाँ पे रेवेन्यू का लॉस हो सकता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन बनाए गए। अदरवाइज जनरल रूल कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर असेस होएगा और नेक्स्ट ईयर हमें उस पर टैक्स पे करना है। ठीक है, ओके सर।